टीपू सुल्तान। इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान के नाम पर भले ही विवाद चली आ रही है, किंतु टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शाहब था। उनके पिता का नाम हैदर अली और मां का फकरुनिजा था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने ही उन्हें शेर-ए मैसूर के खिताब से नवाजा था। अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए। जीवनी। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हैदर अली का देहावसान एवं टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक मैसूर की एक प्रमुख घटना है। अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठे। अपने पिता की तरह ही वह भी अत्यधिक महत्वाकांक्षी, कुशल सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। यही कारण था कि वह हमेशा अपने पिता की पराजय का बदला अंग्रेजों से लेना चाहते थे। अंग्रेज उनसे काफी भयभीत रहते थे। टीपू सुल्तान की आकृति में अंग्रेजों को नेपोलियन की तस्वीर दिखाई पड़ती थी। वह अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। अपने पिता के समय में ही उन्होंने प्रशासनिक, सैनिक तथा युद्ध विधा लेनी प्रारंभ कर दी थी, परंतु उनका सबसे बड़ा अवगुण जो उनकी पराजय का कारण बना वह फ्रांसीसियों पर बहुत अधिक निर्भरता और भरोसा। वो अपने पिता के समान ही निरंकुश थे। वो कट्टर व धर्मांत मुसलमान थे। उनके चरित्र के संबंध में विद्वानों ने काफी मतभेद है। मैसूर में एक कहावत है कि हैदर साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और टीपू रक्षा के लिए। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान के चरित्र की काफी प्रशंसा की है। वस्तुतः टीपू एक परिश्रमी शासक, मौलिक सुधारक और अच्छे योद्धा थे। इन सारी बातों के बावजूद वह अपने पिता के समान कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी थे। यह उनका सबसे बड़ा गुण था। टीपू का नाम उर्दू पत्रकारिता के अग्रणी के रूप में भी याद किया जाएगा, क्योंकि उनकी सेना का साप्ताहिक बुलेटिन उर्दू में था। ये सामान्य धारणा है कि जाम-ए-जहानुमा 1823 में स्थापित पहला उर्दू अखबार था। वो गुलामी को खत्म करने वाले पहले शासक थे। कुछ मौलवियों ने इस उपाय को थोड़ा बहुत बोल्ड और अनावश्यक माना। टीपू अपनी बंदूकों से चिपक गए। उन्होंने पूरे जोश के साथ उस लाइन को लागू करने के फैसले को लागू कर दिया जिसमें उनके देश में प्राप्त स्थिति को इस उपाय की आवश्यकता थी। टीपू सुल्तान का सामंतवाद के प्रति दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने इसे एक बार में समाप्त कर दिया और नतीजा यह है कि आज भी कर्नाटक के किसान, विशेष रूप से पूर्व मैसूर क्षेत्र में, उत्तरी भारत के किसानों से अलग हैं। जमीन के टिलर टीपू के दिनों से ही अपनी पकड़ के मालिक थे। इस उपाय के परिणामस्वरूप यह क्षेत्र में एक विकसित प्रांत है। कर्नाटक के किसान भूमि मालिक हैं और उनके बेटों और बेटियों ने शिक्षा में अच्छा किया है। टीपू सुल्तान भी अपने राज्य के ब्राह्मण पुरोहितों के प्रति निष्ठावान थे और उनके सहयोग की मांग करते थे, यहां तक कि उनके द्वारा देवताओं के आशीर्वाद के लिए विशेष प्रार्थना करने का भी अनुरोध किया जाता था। 1791 में श्री गंगा तट के जगत गुरु स्वामी को लिखे उनके पत्र हिंदू विषयों के साथ उनके उत्कृष्ट संबंधों के प्रमाण हैं। इस दावे के लिए टीपू के कुछ 30 पत्रों को भारतीय पुरातत्व विभाग में संरक्षित किया गया है। दक्षिण भारत के विल्क्स हिस्टोरिकल स्केच। गांधीजी ने उन सभी इतिहास की पुस्तकों का विमोचन किया जो टीपू सुल्तान को हिंदुओं धर्मांतरण के लिए मजबूर करती थी। वो सोचते थे कि कन्नड़ भाषा में टीपू के पत्र हिंदुओं के प्रति उनकी उदारता का जीवंत प्रमाण है। गांधीजी ने टीपू द्वारा वक्फों को हिंदू मंदिरों के समानांतर स्थापित किया। उनके महल वेंकटरमन श्रीनिवास और श्री रंगनाथ मंदिरों के करीब खड़े थे। वो विशेष रूप से मैसूर के शासक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि शेर के जीवन का एक दिन सियार के 100 साल के जीवन से बेहतर होता है। टीपू का सुसंस्कृत मन था। मुहिबुल हसन के अनुसार वह बहुमुखी थे और हर तरह के विषयों पर बात कर सकते थे। वो कन्नड़ और हिंदुस्तानी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर फारसी में बात की जो उन्होंने आसानी से लिखी थी। उन्हें विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, ज्योतिष और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन धर्मशास्त्र और सूफीवाद उनके पसंदीदा विषय थे। कवियों और विद्वानों ने उसके दरबार को सुशोभित किया और वह उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के शौकीन थे। वो सुलेख में बहुत रुचि रखते थे और उनके द्वारा आविष्कृत सुलेख के नियमों पर रिसाला दार खत-ए-तर्ज-ए-मुहम्मदी नामक फारसी में एक ग्रंथ मौजूद है। उन्होंने जबरजद नामक ज्योतिष पर एक किताब भी लिखी। उनकी लाइब्रेरी की अनेक पुस्तकें पैगंबर मोहम्मद, उनकी बेटी फातिमा और उनके बेटों हसन और हुसैन मैसूर की एक प्रमुख घटना है।
अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठे। अपने पिता की तरह ही वह भी अत्यधिक महत्वाकांक्षी, कुशल सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। यही कारण था कि वह हमेशा अपने पिता की पराजय का बदला अंग्रेजों से लेना चाहते थे। अंग्रेज उनसे काफी भयभीत रहते थे। टीपू सुल्तान की आकृति में अंग्रेजों को नेपोलियन की तस्वीर दिखाई पड़ती थी। वह अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। अपने पिता के समय में ही उन्होंने प्रशासनिक, सैनिक तथा युद्ध विधा लेनी प्रारंभ कर दी थी, परंतु उनका सबसे बड़ा अवगुण जो उनकी पराजय का कारण बना वह फ्रांसीसियों पर बहुत अधिक निर्भरता और भरोसा। वो अपने पिता के समान ही निरंकुश थे। वो कट्टर व धर्मांत मुसलमान थे। उनके चरित्र के संबंध में विद्वानों ने काफी मतभेद है। मैसूर में एक कहावत है कि हैदर साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और टीपू रक्षा के लिए। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान के चरित्र की काफी प्रशंसा की है। वस्तुतः टीपू एक परिश्रमी शासक, मौलिक सुधारक और अच्छे योद्धा थे। इन सारी बातों के बावजूद वो अपने पिता के समान कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी थे। यह उनका सबसे बड़ा गुण था। टीपू का नाम उर्दू पत्रकारिता के अग्रणी के रूप में भी याद किया जाएगा, क्योंकि उनकी सेना का साप्ताहिक बुलेटिन उर्दू में था। ये सामान्य धारणा है कि जाम-ए-जहानुमा 1823 में स्थापित पहला उर्दू अखबार था। वो गुलामी को खत्म करने वाले पहले शासक थे। कुछ मौलवियों ने इस उपाय को थोड़ा बहुत बोल्ड और अनावश्यक माना। टीपू अपनी बंदूकों से चिपक गए। उन्होंने पूरे जोश के साथ उस लाइन को लागू करने के फैसले को लागू कर दिया जिसमें उनके देश में प्राप्त स्थिति को इस उपाय की आवश्यकता थी। टीपू सुल्तान का सामंतवाद के प्रति दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने इसे एक बार में समाप्त कर दिया और नतीजा यह है कि आज भी कर्नाटक के किसान, विशेष रूप से पूर्व मैसूर क्षेत्र में, उत्तरी भारत के किसानों से अलग हैं। जमीन के टिलर टीपू के दिनों से ही अपनी पकड़ के मालिक थे। इस उपाय के परिणामस्वरूप यह क्षेत्र में एक विकसित प्रांत है। कर्नाटक के किसान भूमि मालिक हैं और उनके बेटों और बेटियों ने शिक्षा में अच्छा किया है। टीपू सुल्तान भी अपने राज्य के ब्राह्मण पुरोहितों के प्रति निष्ठावान थे और उनके सहयोग की मांग करते थे, यहां तक कि उनके द्वारा देवताओं के आशीर्वाद के लिए विशेष प्रार्थना करने का भी अनुरोध किया जाता था। 1791 में श्री गंगा तट के जगत गुरु स्वामी को लिखे उनके पत्र हिंदू विषयों के साथ उनके उत्कृष्ट संबंधों के प्रमाण हैं। इस दावे के लिए टीपू के कुछ 30 पत्रों को भारतीय पुरातत्व विभाग में संरक्षित किया गया है। दक्षिण भारत के विल्क्स हिस्टोरिकल स्केच। गांधीजी ने उन सभी इतिहास की पुस्तकों का विमोचन किया जो टीपू सुल्तान को हिंदुओं धर्मांतरण के लिए मजबूर करती थी। वो सोचते थे कि कन्नड़ भाषा में टीपू के पत्र हिंदुओं के प्रति उनकी उदारता का जीवंत प्रमाण है। गांधीजी ने टीपू द्वारा वक्फों को हिंदू मंदिरों के समानांतर स्थापित किया। उनके महल वेंकटरमन श्रीनिवास और श्री रंगनाथ मंदिरों के करीब खड़े थे। वो विशेष रूप से मैसूर के शासक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि शेर के जीवन का एक दिन सियार के 100 साल के जीवन से बेहतर होता है। टीपू का सुसंस्कृत मन था। मुहिबुल हसन के अनुसार वह बहुमुखी थे और हर तरह के विषयों पर बात कर सकते थे। वो कन्नड़ और हिंदुस्तानी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर फारसी में बात की जो उन्होंने आसानी से लिखी थी। उन्हें विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, ज्योतिष और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन धर्मशास्त्र और सूफीवाद उनके पसंदीदा विषय थे। कवियों और विद्वानों ने उसके दरबार को सुशोभित किया और वह उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के शौकीन थे। वो सुलेख में बहुत रुचि रखते थे और उनके द्वारा आविष्कृत सुलेख के नियमों पर रिसाला दार खत ए तर्ज ए मोहम्मदी नामक फारसी में एक ग्रंथ मौजूद है। उन्होंने जबरजद नामक ज्योतिष पर एक किताब भी लिखी। उनकी लाइब्रेरी की अनेक पुस्तकें पैगंबर मोहम्मद, उनकी बेटी फातिमा और उनके बेटों हसन और हुसैन के नाम को कवर के मध्य में और 4 कोनों पर 4 खलीफाओं के नाम के साथ ले जाती हैं। उनकी निजी लाइब्रेरी में अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू और हिंदी पांडुलिपियों के 2000 से अधिक संगीत, हदीस, कानून, सूफीवाद, हिंदू धर्म, इतिहास, दर्शन, कविता और गणित से संबंधित है। तृतीय मैसूर युद्ध। मंगलों की संधि से भी अंग्रेजों और मैसूर युद्ध समाप्त नहीं हो पाया। दोनों पक्ष इस संधि को चिरस्थायी नहीं मानते थे। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बना। वो भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के मामले में सामर्थ नहीं था, लेकिन उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उसे हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि उस समय टीपू सुल्तान उनका प्रमुख शत्रु था। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निजाम के साथ संधि कर ली। इस पर टीपू ने भी फ्रांसीसियों से मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया ताकि दक्षिण में अपना वर्चस्व स्थापित करें।
कॉर्नवालिस जानता था कि टीपू के साथ उसका युद्ध अनिवार्य है, इसलिए वो महान शक्तियों के साथ मित्रता स्थापित करना चाहता था। उसने निजाम और मराठों के साथ संधि कर एक संयुक्त मोर्चा कायम किया और इसके बाद उसने टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह तृतीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। ये युद्ध 2 वर्षों तक चलता रहा। प्रारंभ में अंग्रेज असफल रहे, लेकिन अंत में उनकी विजय हुई। मार्च 1792 में श्रीरंगापय की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। टीपू ने अपने राज्य का आधा हिस्सा और 30 लाख पाउंड संयुक्त मोर्चे को दंड स्वरूप दिया। इसका सबसे बड़ा हिस्सा कृष्ण तापंद नदी के बीच का प्रदेश निजाम को मिला। कुछ हिस्सा मराठों को भी प्राप्त हुआ, जिससे उसकी राज्य की सीमा तुंगभद्रा तक बढ़ गई। शेष हिस्सों पर अंग्रेजों का अधिकार रहा। टीपू सुल्तान ने जायतन के रूप में अपने 2 पुगों को भी कॉर्नवालिस को सुपुर्द किया। इस पराजय से टीपू सुल्तान को भारी क्षति उठानी पड़ी। उनका राज्य कंपनी राज्य से घिर गया तथा समुद्र से उनका संपर्क टूट गया। आलोचकों का कहना है कि कॉर्नवालिस ने इस संधि को करने में जल्दबाजी की और टीपू का पूर्ण विनाश नहीं करके भारी भूल की। अगर वो टीपू की शक्ति को कुचल देता तो भविष्य में चतुर्थ मैसूर युद्ध नहीं होता, लेकिन वास्तव में कॉर्नवालिस ने ऐसा नहीं करके अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था। उस समय अंग्रेजी सेना में बीमारी फैली हुई थी और यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध की संभावना थी। ऐसी स्थिति में टीपू फ्रांसीसियों की सहायता ले सकते थे। अगर संपूर्ण राज्य को अंग्रेज ब्रिटिश राज्य में मिला लेते तो मराठे और निजाम भी उससे जलने लगते। इसलिए कॉर्नवालिस का उद्देश्य ये था कि टीपू की शक्ति समाप्त हो जाए और साथ ही साथ कंपनी के मित्र भी शक्तिशाली न बन सके। इसलिए उन्होंने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए टीपू की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान रंगापट्टी की अपमानजनक संधि से काफी दुखी थे और अपनी बदनामी के कारण वह अंग्रेजों को पराजित कर दूर करना चाहते थे। प्रकृति ने उन्हें ऐसा मौका भी दिया, लेकिन भाग्य ने टीपू का साथ नहीं दिया। जिस समय इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध चल रहा था, इस अंतर्राष्ट्रीय विकट परिस्थिति से लाभ उठाने के लिए टीपू ने विभिन्न देशों में अपना राजदूत भेजे। फ्रांसीसियों को उसने अपने राज्य में विभिन्न तरह की सुविधाएं प्रदान कर अपने सैनिक संगठन में उन्होंने फ्रांसीसी अफसर नियुक्त किए और कुछ फ्रांसीसियों ने अप्रैल 1798 में अंग्रेजों के विरुद्ध टीपू की सहायता की। फलत अंग्रेज और टीपू के बीच संघर्ष आवश्यक हो गया। इसी समय लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने टीपू की शक्ति को कुचलने का निश्चय किया। टीपू के विरुद्ध उसने निजाम और मराठों के साथ गठबंधन करने की चेष्टा की। निजाम को मिलाने में वो सफल हुए, लेकिन मराठों ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। 1798 में निजाम के साथ वेलेस्ली ने सहायक संधि की और यह घोषणा कर दी, जीते हुए प्रदेशों में कुछ हिस्सा मराठों को भी दिया जाएगा। पूर्ण तैयारी के साथ वेलेस्ली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मैसूर का चौथा युद्ध प्रारंभ हुआ और टीपू सुल्तान वीरता के साथ आखिर तक युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए। मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस प्रकार 33 वर्ष पूर्व मैसूर में जिस मुस्लिम शक्ति का उदय हुआ था, सिर्फ उसका अंत ही नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेज मैसूर युद्ध का नाटक ही समाप्त हो गया। मैसूर जो 33 वर्षों से लगातार अंग्रेजों की प्रगति का शत्रु बना था, अब वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। अंग्रेज और निजाम ने मिलकर मैसूर का बंटवारा कर लिया। मराठों को भी उत्तर पश्चिम में कुछ प्रदेश दिए गए, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। शेष मैसूर पुराने हिंदू राजवंश के एक नाबालिग लड़के को संधि के साथ दिया, जिसके अनुसार मैसूर की सुरक्षा का भार अंग्रेजों पर आ गया। वहां ब्रिटिश सेना तैनात किया गया। सेना का खर्च मैसूर के राजा ने देना स्वीकार किया। इस नीति से अंग्रेजों को काफी लाभ पहुंचा। मैसूर राज्य बिल्कुल छोटा पड़ गया और दुश्मन का अंत हो गया। ब्रिटिश कंपनी की शक्ति में काफी वृद्धि हुई। फलत मैसूर चारों ओर से ब्रिटिश राज्य से घिर गया। इसका फायदा उन्होंने भविष्य में उठाया, जिससे ब्रिटिश शक्ति के विकास में काफी सहायता मिली और एक दिन उसने संपूर्ण हिंदुस्तान पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। टीपू सुल्तान की धार्मिक नीति। हिंदू संस्थाओं के लिए उपहार। 1791 में रघुनाथ राव पटवर्धन के कुछ मराठा सवारों ने श्रृंगेरी शंकराचार्य के मंदिर और मठ पर छापा मारा। उन्होंने मठ की सभी मूल्यवान संपत्ति लूट ली। इस हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए। शंकराचार्य ने मदद के लिए टीपू सुल्तान को अर्जी दी। शंकराचार्य को लिखी एक चिट्ठी में टीपू सुल्तान ने आक्रोश और दुख व्यक्त किया। इसके बाद टीपू ने बेदनूर के आसफ को आदेश दिया कि शंकराचार्य को 200 राहत नकद धन और अन्य उपहार दिए जाएं। श्रृंगेरी मंदिर में टीपू सुल्तान की दिलचस्पी काफी सालों तक जारी रही और 1790 के दशक में भी वे शंकराचार्य को खत लिखते रहे। टीपू के ये पत्र तीसरे मैसूर युद्ध के बाद लिखे गए थे, जब टीपू को बंधकों के रूप में अपने 2 बेटों देने सहित कई झटकों का सामना करना पड़ा था। ये संभव है कि टीपू ने ये खत अपनी हिंदू प्रजा का समर्थन हासिल करने के लिए लिखे थे।
टीपू सुल्तान ने अन्य हिंदू मंदिरों को भी तोहफे पेश किए। मेलकोट के मंदिर में सोने और चांदी के बर्तन हैं, जिनके शिलालेख बताते हैं कि ये टीपू ने भेंट किए थे। ने कलाले के लक्ष्मीकांत मंदिर को 4 रजत कप भेंट स्वरूप दिए थे। 1782 और 1799 के बीच टीपू सुल्तान ने अपनी जागीर के मंदिरों को 34 दान के सनद जारी किए। इनमें से कई को चांदी और सोने की थाली के तोहफे पेश किए। नंजनगुड के श्रीकांतेश्वर मंदिर में टीपू का दिया हुआ एक रत्न जड़ित कप है। नंजनगुड के ही नंजुंडेश्वर मंदिर को टीपू ने एक हरा सा शिवलिंग भेंट किया। श्रीरंगपटना के रंगनाथ मंदिर को टीपू ने 7 चांदी के कप और एक रजत कपूर ज्वालिक पेश किया। मान्यता है कि ये दान हिंदू शासकों के साथ गठबंधन बनाने का एक तरीका थे। मृत्यु 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में कर्नाटक के श्रीरंगपटना में टीपू सुल्तान की बहुत धूर्तता से अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनकी तलवार अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए। टीपू की मृत्यु के बाद सारा राज्य अंग्रेजों के हाथ आ गया। बाहरी कड़िया। टीपू सुल्तान killed Seringapatam. Tipu Sultan remembered on his 212th martyrdom anniversary. TCN News. The Tiger of Mysore dramatized account of the British campaign against Tipu Sultan by G. A. Henty, from Project Gutenberg. Biography by Dr. K. L. Kamath. Coins of Tipu Sultan. Illuminated Quran from the Library of Tipu Sahib, Cambridge University Digital Library. UK family finds Tipu Sultan's gun, sword in attic. Tipu's legacy. Freedom fighter, Tipu Sultan's belongings.